हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ विश्वास और आप सभी का स्वागत करता हूँ ऑथेंटिक फिजिक्स चैनल में। तो बेटा जी, हम लोगों ने पिछले टर्म पर मैग्नेटिज्म यानी कि चुंबकत्व के क्वेश्चन किए थे और इस बार जैसे कि आपको पता है आज हम लोग करने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेट करंट के क्वेश्चन। तो बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से रिवाइज करके आए होंगे। चलिए पहले क्वेश्चन देखिए अपने बोर्ड पे। तो पहला क्वेश्चन कौन सा है कि प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेट करंट में, एसी करंट में परिवर्तित होता है, क्या चीज चेंज होती है? क्या इसका सिर्फ परिमाण चेंज होता है यानी कि मैग्नीट्यूड, दूसरा है डायरेक्शन चेंज होती है यानी कि दिशा, तीसरा है दोनों ही चीज चेंज होते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बेटा जी याद रखिएगा, जो अल्टरनेट करंट होती है, जो प्रत्यावर्ती धारा होती है, उसमें परिमाण और साथ साथ दिशा दोनों ही चेंज होते हैं यानी कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चेंज होती है। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत में घरों में संचालित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति व वोल्टता यानी कि हमारे घरों में जो करंट आती है, जो लाइट आती है, कह रहा है कि वो जो हमारे घर तक पहुंचती है वो किस वोल्टेज पर या फिर किस वोल्टेज पर और कितने फ्रिक्वेंसी की पहुंचती है। तो याद रखिएगा, हमारे भारत में जो ये करंट पहुंचती है, प्रत्यावर्ती धारा जो पहुंचती है, ये 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी यानी कि इसकी आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज की होती है। और इसके बाद ये कितने वोल्ट पर आती है? तो 220 वोल्ट पर हमारे घर पे सप्लाई की जाती है। तो आप ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपको दिख जाएगा। फोर्थ नंबर ऑप्शन है 50 हर्ट्ज एंड 220 वोल्ट। याद रखिएगा बेटा जी, आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन इसमें एक मुझे तीसरा ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको भी दिख रहा होगा 60 हर्ट्ज एंड 110 वोल्ट। तो ये आपको याद रखना है कि अमेरिका में अगर जो घरों में प्रत्यावर्ती धारा यानी कि करंट जो सप्लाई होती है वो 60 हर्ट्ज की और 110 वोल्ट पे घरों पे सप्लाई होती है। ये किसमें? अमेरिका में सप्लाई होती है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन, जनरली इन एन एसी सर्किट यानी कि सामान्यतः एक एसी परिपथ में इनमें से क्या चीज सही है? पहला देख लेते हैं कि धारा का औसत मान 0 होता है, धारा का औसत वोल्टेज 0 होता है, या फिर धारा में जो व्यय ऊर्जा है वो 0 होती है, या फिर कह रहा है कि धारा और वोल्टेज के बीच का जो फेज डिफरेंस है यानी कालांतर है वो 0 होता है। तो बेटा जी याद रखिएगा, जो एसी करंट होता है यानी कि अगर मैं बात करूं एसी करंट की, तो यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा के लिए अगर मैं धारा का आपके सामने इस तरीके से डायग्राम बनाऊं तो एक पूरी धारा कंप्लीट साइकिल होती है, ठीक है ना। तो एक पूरी कंप्लीट साइकिल में आपको पता है यहाँ पर जितनी धारा बढ़ेगी, जितना करंट बढ़ेगा, वो उसके हाफ आधे साइकिल में क्या हो जाएगा? उतना ही लेस हो जाएगा। इसलिए प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान होगा यानी कि द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट जो होगी वो 0 होती है। आप ऑप्शन देख लीजिए तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर देखते हैं कि एक एसी परिपथ में, एक एसी सर्किट में धारा, इनमें से कौन सा चीज सही है? धारा वो वोल्टेज समान कला में होते हैं, धारा वोल्टेज से अग्रगामी होता है, या धारा वोल्टेज से पश्चगामी होता है, या फिर इन तीनों में से कोई भी चीज हो सकता है। यानी कि जो करंट और वोल्टेज वो सेम फेज में है, या फिर करंट लीड कर रहा है वोल्टेज को, या फिर वोल्टेज लीड कर रहा है करंट को, या तीनों चीजें पॉसिबल है। तो ये इसमें पूछ रहा है। तो बेटा जी याद रखिएगा, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है और फोर्थ नंबर क्वेश्चन को आप देखें जरा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में अगर मान लो परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध लगा है, आर का मतलब क्या? प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस। अगर सिर्फ प्रतिरोध लगा है तो आप याद रखें, अगर ये जो मैंने इस तरीके से बनाई है, किसका मैंने बनाया है? ये मैंने बनाया वोल्टेज का। ये वोल्टेज का भी आपके सामने बना हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर मैं अगर करंट का बनाना चाहूं तो करंट का कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि अगर हमने सिर्फ परिपथ में, एसी परिपथ में, एसी सर्किट में सिर्फ प्रतिरोध लगाया है तो ये आपको आई दिख रहा होगा और वी दिख रहा होगा। आई और वी किसमें होते हैं? सेम फेज में होते हैं। सेम फेज का मतलब इनकी कला क्या होती है? समान होती है। लेकिन कब? जब सिर्फ परिपथ में क्या जुड़ा हो? प्रतिरोध। लेकिन अगर मान लो हम दोनों में क्या जोड़ दें? अगर हम कैपेसिटर जोड़ देते हैं, कैपेसिटर का मतलब अगर हम सिर्फ संधारित्र जोड़ देते हैं, तो सिर्फ संधारित्र जोड़ने पर कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। ये जो मैंने पहले आपका बनाया ये क्या है? ये आपका V है। इसके बाद अगर मैं बनाना चाहूं तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा।
ये जो मैंने आपको अभी बनाया है, ठीक है ना, ये जो डॉट डॉट करके, ये क्या, ये करंट है। तो आपको दिख रहा होगा करंट क्या है, करंट पहले ही इतनी आगे चल चुकी है, ठीक है ना। तो करंट यहाँ पर लीड कर रहा है, यानी कि आई लीड्स वोल्टेज, यानी कि आई क्या होगा, अग्रगामी होगा। ये क्या होगा भाई, अग्रगामी। ये कौन, धारा अग्रगामी होगी जब परिपथ में क्या जुड़ा है, सिर्फ और सिर्फ संधारित्र यानी कि कैपेसिटर। लेकिन अगर मान लो, अगर हम परिपथ में, ऐसी परिपथ में अगर हम किसको जोड़ देते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक प्रेरक को जोड़ देते हैं। प्रेरक का मतलब एक इंडक्टर को जोड़ देते हैं। जब इंडक्टर को जोड़ेंगे तो ये मैंने जो बनाया, ये किसका बना है, ये है आपका वोल्टेज का, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर मैं धारा बनाना चाहूँ तो धारा कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी। धारा का जो डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा। अच्छा, धारा आपको ये दिख रही होगी डॉट करके, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा धारा क्या है, पीछे रह गई है, ठीक है ना, काफी पीछे रह गई, काफी नहीं, π/2 पीछे रह जाती है। यहाँ पर आई जो लीड करता है V को, वो π/2 लीड करता है, ठीक है ना, यानी कि π/2 का कला से वो आगे होता है। यहाँ पर जो आई है वो आई क्या है, यहाँ पर आई पश्चगामी है। ये जो धारा आपको दिख रही है पश्चगामी, यानी कि यहाँ पर कौन लीड करता है, यहाँ पर V लीड्स आई, और वो भी कितना, यहाँ पर भी π/2, यहाँ पर भी π/2, यानी कला में अंतर कितना होता है, सिर्फ π/2 का होता है। तो आप याद रखें, जब एसी परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध जुड़ा होता है तो फेज सेम होता है, यानी कि कलांतर 0 होता है, दोनों समान कला में होते हैं। अच्छा, सिर्फ अगर कंडक्टर यानी कि संधारित्र कैपेसिटर यानी कि संधारित्र लगा है तो आई अग्रगामी होता है, V पश्चगामी होता है, यानी कि आई लीड्स V। और यहाँ पर अगर सिर्फ प्रेरक लगा है तो आई पश्चगामी होता है, V अग्रगामी होता है, यानी कि V लीड करता है आई को। और ये दोनों कितने पर लीड करते हैं, π/2 के फेज से, कला से लीड करते हैं, यानी कि आगे होते हैं। तो ये तीनों चीजें पॉसिबल है। तो आपका ऑप्शन आंसर कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि धारा वोल्टेज से अग्रगामी भी हो सकता है, पश्चगामी भी हो सकता है, और समान कला में भी हो सकता है। उनके मैंने कंडीशन आपको बता दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और 5वां नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एसी करंट, यानी कि इनमें से कौन सा प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही है। तो पहला ऑप्शन आप देखें, पहला ऑप्शन है कि एसी इज नॉट यूज्ड इन चार्जिंग ऑफ बैटरी, यानी कि बैटरी की चार्जिंग में हम लोग क्या प्रत्यावर्ती धारा का यूज करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि नहीं करते हैं, तो हाँ बेटा जी बिल्कुल सही लिखा है। यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा का एसी करंट का कभी भी हम लोग बैटरी की चार्जिंग में यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कभी भी एसी को हम लोग क्या नहीं कर सकते, उसको हम लोग किसी बैटरी में संरक्षित करके नहीं रख सकते, स्टोर करके नहीं रख सकते प्रत्यावर्ती धारा को। तो आप कहेंगे सर हम लोग फिर मोबाइल की बैटरी कैसे एसी से प्रत्यावर्ती धारा से चला लेते हैं, कैसे उसको चार्ज कर लेते हैं। तो याद रखिए, चार्जर जो होता है उसका उसमें लगा होता है दिष्टकारी, यानी कि रेक्टिफायर लगा होता है, और रेक्टिफायर का काम होता है कि एसी को डीसी में बदलना। तो जैसे हमने चार्जर लगाया, उसमें एसी है, उस चार्जर में जो रेक्टिफायर यानी कि दिष्टकारी है, उसने क्या कर दिया कि एसी को आने वाली प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा यानी डीसी बदल दिया, और जिससे बैटरी हमारी चार्ज हो गई। तो पहला तो ऑप्शन आपका सही है कि बैटरी की चार्जिंग में हम लोग एसी का यूज नहीं कर सकते। दूसरा क्या है, अल्टरनेट करंट इज मोर डेंजरस देन डीसी, बिल्कुल हम लोग को पता है अल्टरनेट करंट ज्यादा खतरनाक होती है डीसी से, ये भी बिल्कुल बात सही है। चलिए तीसरा ऑप्शन देखिए, एसी इज नॉट यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। बेटा जी इलेक्ट्रोप्लेटिंग है क्या, विद्युत लेपन क्या है, किसी भी एक परिपथ के इलेक्ट्रोड में अगर हम लोग एक किसी मेटल का, किसी धातु का लेपन करते हैं, उसकी प्लेटिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यानी कि विद्युत लेपन। तो ये भी हम लोग एसी के साथ नहीं कर सकते हैं, प्रत्यावर्ती धारा से हम लोग ये चीज नहीं यूज कर सकते इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। तो ये ऑप्शन में बिल्कुल सही है। तो आप देख सकते हैं कि एसी करंट के लिए ये तीनों बातें सही है। तो आपका ऑप्शन कौन सा जाएगा, 4th नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। 4th नंबर कौन सा है कि ऑल ऑफ द अबव। चलिए ये तीनों आपके एसी करंट के लिए सही है, ये आप याद करके रखिएगा। चलिए 6th नंबर क्वेश्चन देखें, एसी को डीसी में बदलने वाला यानी कि प्रत्यावर्ती धारा को कौन दिष्ट धारा में बदलता है, ट्रांसफॉर्मर पहला ऑप्शन है। तो बेटा जी याद रखिए, ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, ना तो एसी को डीसी में ना डीसी को एसी में। ट्रांसफॉर्मर का काम सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज को मेंटेन करना है, वोल्टेज को बढ़ाना और वोल्टेज को घटाना। तो ये तो नहीं होगा भाई। दूसरा ऑप्शन देखिए, डायनोमो। डायनोमो क्या करता है, डायनोमो को आप लोग जनरली बोल सकते हैं जनरेटर, यानी कि जनित्र जो हम लोग देखते हैं। डायनोमो क्या करता है, ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी किस में बदलेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये भी ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। इसके बाद इलेक्ट्रिक मोटर यानी कि विद्युत मोटर। तो जो विद्युत मोटर होता है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। इसके बाद
चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा रेक्टिफायर यानी कि दस्तकारी। अभी हम लोग चार्जर में देखा था, तो जो चार्जर होता है मोबाइल उसमें दस्तकारी प्रेजेंट होता है, रेक्टिफायर प्रेजेंट होता है, और रेक्टिफायर ही क्या करता है, एसी को डीसी में बदल देता है, प्रत्यावर्ती धारा को दस्त धारा में बदल देता है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 4th नंबर ऑप्शन। चलिए इसके बाद 7th नंबर है कि डीसी को एसी में कौन बदलता है। अभी तक हम लोग देख रहे थे एसी को डीसी में, अगर मान लो डीसी को एसी में बदलना हो यानी कि दस्त धारा को अगर हमें प्रत्यावर्ती धारा में बदलना हो, तो एक तो आप ऑप्शन देख लीजिए, सबसे पहला इन्वर्टर यानी कि अंतर्वर्तक। तो जो इन्वर्टर हमारे घरों में जो रखा है, ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा होगा कि बैटरी से क्या निकलता है, जो बैटरी हमारे पास रखा होता है उससे डीसी निकलती है और वो इन्वर्टर बदल देता है एसी में, जिससे कि हमारे वैद्युत उपकरण चलते हैं। तो इन्वर्टर तो बिल्कुल सही है। इसके बाद दूसरा ऑसिलेटर दोलित्र, तो आप याद रखिएगा जो दोलित्र होता है, ऑसिलेटर होता है, ये भी हमारा डीसी को एसी में बदल देता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 3rd नंबर ऑप्शन सही होगा कि आपका डीसी को एसी में कौन बदलता है, तो दोनों ही बदल सकते हैं। चलिए इसके बाद 8th नंबर क्वेश्चन, अ बल्ब इज कनेक्टेड टू फर्स्ट विद डीसी एंड देन एसी ऑफ सेम वोल्टेज इट विल शाइन मोर ब्राइटली। यानी क्या हुआ है कि एक बल्ब को हमने पहले एक प्रत्यावर्ती धारा से जोड़ा है, फिर उसको हमने दस्त धारा से जोड़ा, तो कह रहा किस धारा में वो तेज चमकेगा। यानी एक बार लाइट आ रही उससे हम लोग बल्ब जला रहे हैं, और एक बार बैटरी से या फिर बैटरी से हम लोग बल्ब जला रहे हैं, लेकिन वोल्टेज दोनों में क्या रखा है, सेम रखा है। तो बेटा जी याद रखिए वोल्टेज जो सेम, जो बल्ब की चमक वाले क्वेश्चन है, ये हम लोगों ने कहा किए थे, हम लोगों ने किसमें, इलेक्ट्रिक करंट पार्ट 2 में। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है, हम लोगों ने किया था वैद्युत धारा में किया था, उसके पार्ट 2। अगर आपने नहीं देखा है कि बल्ब कैसे चमकेगा, अगर उसके क्वेश्चन आपको समझने हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करके पार्ट 2 देखिए इलेक्ट्रिक करंट का, वहां से आप समझ सकते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर क्या कह रहा है, 8वां नंबर है। तो 8वें नंबर पे आपको याद रखना है, मैंने वहां भी बताया था कि बल्ब की जो चमक होती है, जो ब्राइटनेस होती है, ठीक है ना, ये ब्राइटनेस डिपेंड करती है पी पर, यानी कि व्यय ऊर्जा पर, सॉरी व्यय शक्ति पर। किस पर भाई, व्यय शक्ति पर, शक्ति पर डिपेंड करती है। और जो शक्ति होता है वो इज इक्वल टू होता है V² अपॉन R, ये शक्ति है, इस पर डिपेंड करती है। अब देखो मैंने वहां आपको शक्ति कह दिया था, शक्ति आप मत देखें, आप सीधा देखें चमक किसकी ज्यादा होगी, जिसका अगर समान वोल्टेज है तो समान वोल्टेज में हम लोग कर सकते हैं P प्रोपोर्शनल टू 1/R। वोल्टेज दोनों में समान है, तो हमने क्या कर दिया, जो P शक्ति होगी या फिर जो चमक होगी वो R के कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि जिसका प्रतिरोध कम होगा उसकी चमक क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है ना, जिसका प्रतिरोध कम, जिस भी वैद्युत उपकरण का प्रतिरोध कम होगा उसकी चमक क्या होगी, उसमें ब्राइटनेस क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अब आप याद रखिएगा कि अगर हम चाहे एसी से जोड़े चाहे डीसी से जोड़े, ठीक है ना, आप चाहे प्रत्यावर्ती धारा लगाओ चाहे आप दस्त धारा लगाओ, अगर वो जो उपकरण है, जो बल्ब है, उसका आर क्या रहेगा, उसका आर तो फिक्स रहेगा, ठीक है ना, तो उसका प्रतिरोध नहीं बदलेगा। आप चाहे एसी लगाएं चाहे डीसी, और अगर प्रतिरोध नहीं बदलेगा तो ब्राइटनेस भी दोनों में नहीं बदलेगी, दोनों में समान होगी। तो आप ऑप्शन देख लीजिए कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 है कि सेम इन एसी एंड डीसी। ठीक, चलिए 9th नंबर क्वेश्चन देखें, अ हॉट वायर एमीटर कैन मेजर, एक तप्त तार धारामापी क्या माप सकता है। तो तप्त तार जो धारामापी होता है, हॉट वायर एलिमेंट या हॉट वायर एमीटर जो होता है, एमीटर क्या करता है, धारा को मापता है। तो कह रहा है कि ये कैसी धारा को मापता है, एसी को, डीसी को, या फिर दोनों को, या फिर एक में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट, जो भी हमारे डिवाइसेस हैं जो कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट यानी कि धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित है, वो एसी और डीसी दोनों पर काम करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो तप्त तार धारा मापी है, ये धारा की उसमें प्रभाव पर आधारित है, इसलिए दोनों को माप देगा, चाहे वो एसी हो या फिर डीसी। तो आपका आंसर कौन सा जाएगा, 3rd नंबर ऑप्शन आपका आंसर है, एसी और डीसी दोनों। अच्छा, इसके बाद 10th नंबर क्वेश्चन कौन सा है, ट्रांसफॉर्मर का काम कौन सा है। ट्रांसफॉर्मर क्या एसी को डीसी में बदलता है, बिल्कुल नहीं। क्या डीसी को एसी में बदलता है, बिल्कुल नहीं। अच्छा, 3rd ऑप्शन क्या है, एसी वोल्टेज को मेंटेन करता है या फिर डीसी वोल्टेज को मेंटेन करता है। तो बेटा जी याद रखिए, हम लोग अभी भी क्वेश्चन नंबर अभी हम लोगों ने कौन सा किया था, 6th नंबर में। तो 6th नंबर में मैंने आपको ट्रांसफॉर्मर के बारे में अभी बताया था कि जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी करंट के वोल्टेज को मेंटेन करता है, उसको बढ़ाता है या फिर घटाता है। स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो यहाँ पर आंसर कौन सा जाएगा कि एसी वोल्टेज को मेंटेन करता है।
इसमें चौथा ऑप्शन आप देख सकते हैं कि डीसी वोल्टेज पर ट्रांसफार्मर कभी काम नहीं करता, क्योंकि अच्छा डीसी वोल्टेज पर कौन काम करता है, तो डीसी वोल्टेज को मेंटेन करने का काम एक है डीसी टू डीसी कन्वर्टर, एक डीसी और टू डीसी परावर्तक होता है, वो क्या करता है, वो डीसी वोल्टेज को मेंटेन करता है। लेकिन यहाँ पर ट्रांसफार्मर किसको करता है, एसी वोल्टेज को मेंटेन करता है। इसलिए आंसर कौन सा, थर्ड नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं 11th नंबर क्वेश्चन। तो 11th नंबर क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर में संभव नहीं है, क्या चीज पॉसिबल नहीं है ट्रांसफार्मर में। पहला ऑप्शन है आपका एसी प्रत्यावर्ती धारा, तो बिल्कुल ट्रांसफार्मर उसी से चलता है, तो आपका प्रत्यावर्ती धारा बिल्कुल हो सकता है। अच्छा दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है आपका प्रेरित धारा यानी कि इंड्यूस्ड। तो मैंने आपको बताया होगा ट्रांसफार्मर हम लोगों ने कहा पढ़ा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, यानी कि आपका वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में हम लोगों ने पढ़ा। अगर आपने नहीं पढ़ा है ट्रांसफार्मर तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आई बटन पर क्लिक करके चुंबकत्व तो आप देख सकते हैं, इसका पिछले वाला वीडियो उसमें आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर प्रेरित धारा जो होता है ट्रांसफार्मर के बारे में मैंने बताया था आपको कि इसमें दो कुंडलियां होती हैं, दो कॉइल्स होते हैं। तो एक में मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज करते हैं, चुंबकीय फ्लक्स चेंज करते हैं, तो दूसरे में क्या हो जाती है, करंट इंड्यूस हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट यानी कि प्रेरित धारा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा तीसरा भी सही है। अच्छा चौथे में, अच्छा दूसरा और तीसरा क्या दिया हुआ है, भंवर धारा। भंवर धारा का मतलब एडी करंट। अच्छा बोले सर भंवर धारा है क्या, तो भंवर धारा हम लोग बहुत अच्छे से एडी करंट को हम लोग पानी में देख सकते हैं। होता क्या है कि अगर पानी में ऐसे एकदम से शांत जल है, हम उसमें क्या करें, कोई भी चीज ऐसे रखकर उसको घुमाएं, तो जो भी उसमें करंट जनरेट होता है, जो भी उसमें हलचल होती है, जो भी उसका पथ बन जाता है, उसे हम बोलते हैं भंवर धारा यानी कि एडी करंट। ठीक इसी प्रकार से जब हम किसी बदलते हुए मैग्नेटिक फ्लक्स में, एक चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स में हम क्या करें, किसी मेटल को, किसी धातु को उसमें मूव करा दे, उसमें अगर उसको घुमा दे तो वहां भी एक करंट डेवलप होते जिसे हम बोलते हैं भंवर धारा यानी कि एडी करंट। और एडी करंट भी ट्रांसफार्मर में होता है। चले तो इसके बाद आपका फोर्थ ऑप्शन है डीसी यानी कि दिष्ट धारा। अभी हम लोग बात करके आए कि ट्रांसफार्मर जो है वो कभी भी दिष्ट धारा में यानी कि डीसी में काम नहीं करता। तो आपसे पूछा क्या गया था ट्रांसफार्मर में कौन सा पॉसिबल नहीं है, तो डीसी कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही, फोर्थ नंबर आपका आंसर होगा। चलिए इसके बाद है 12 नंबर, ट्रांसफार्मर का जो कोर है, क्रोड है, वो पटलित क्यों होता है। तो ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है वो आयरन, सॉफ्ट आयरन का बना होता है। सॉफ्ट आयरन का मतलब है आप बोल सकते हैं इसको नर्म लोहे का, तो नर्म लोहे का बना होता है, ठीक है ना। और ये इसमें लेमिनेशन होता है यानी कि लेमिनेटेड होता है। ऐसा क्यों होता है, आपके ऑप्शन देख लीजिए। चुंबकीय फ्लक्स तो मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ, ये लेमिनेटेड इसलिए होता है क्योंकि इसमें एडी करंट जो डेवलप होगी, यानी कि अभी जो हम लोग बात करके आए भंवर धारा, भंवर धारा के डेवलप होने से जो हमने मेटल को उसमें भेजा हुआ है चुंबकीय क्षेत्र में, जो हमने उस धातु को भेजा हुआ है, वो धातु गर्म होने लगेगी। गर्म होने का मतलब क्या है, एनर्जी का लॉस होगा। तो इसी भंवर धारा के द्वारा जो एनर्जी लॉस हो रही, इसी एनर्जी लॉस को, ऊर्जा हानि को कम करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग सॉफ्ट आयरन के कोर को लेमिनेट कर देते हैं, पटलित कर देते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, फोर्थ नंबर ऑप्शन आपका सही है, एनर्जी लॉस को कम करने के लिए। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखें। एक है ट्यूब लाइट के कार्य करने का सिद्धांत। ट्यूब लाइट को याद रखिएगा, ट्यूब लाइट, हाँ जनरली जो ट्यूब लाइट होता है इसे मरकरी ट्यूब लैंप भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या भरा होता है, इसमें गैस भरी होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें एक तो नाइट्रोजन भी भरा हो सकता है, इसके बाद इसमें निष्क्रिय गैसें भरी हो सकती हैं, यानी कि नॉन रिएक्टिव गैसें जीरो वाली। और जिसमें से सबसे ज्यादा जो जनरली भरी जाती है वो कौन सी, ऑर्गन गैस और मरकरी वेपर, यानी कि ऑर्गन गैस और मरकरी का वेपर यानी कि वाष्प, वो भरा होता है। तो यहाँ पे इसलिए इसे मरकरी ट्यूब लैंप बोलते हैं। तो कह रहा है कि ये किस पर आधारित है, किस सिद्धांत पर काम करता है, गैसों के विद्युत विसर्जन से, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत का चुंबकीय प्रेरण। तो आप याद रखिएगा जो ट्यूब लाइट होता है किस पर काम करता है, ये गैस के इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पर यानी कि वैद्युत विसर्जन पर काम करता है, ठीक है ना। वैद्युत विसर्जन अगर आपको बहुत अच्छे से जानना है तो आप कोरोना इफेक्ट वाला मेरा वीडियो देख सकते हैं, आई बटन पर क्लिक करें। कोरोना इफेक्ट में मैंने वहां पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यानी कि वैद्युत विसर्जन के बारे में पूरी जानकारी दी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका सही है, गैसों का विद्युत विसर्जन। चलिए इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन कौन सा है, ट्यूब लाइट में चोक कुंडली लगाने का उद्देश्य क्या होता है। एक ट्यूब लाइट में हम लोग चोक कॉइल का भी यूज करते हैं, ऐसा क्यों। तो सबसे पहले बात ये आती है कि चोक कॉइल होता क्या है। चोक कॉइल क्या है, एक ऐसी थिक कॉइल है जिसमें हमने कॉपर की वायरिंग है, यानी कॉपर
का जो वायर है, कॉपर का जो तार है, वो हमने लपेटा हुआ है किसके ऊपर? सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर। एक सॉफ्ट आयरन यानी कि नर्म लोहे की क्रोड होती है, उसके ऊपर हमने कॉपर वायर को लपेट दिया और ये थिक होती है, तो इसी को बोलते हैं चोक कॉइल। अब चोक कॉइल का यूज क्यों करते हैं? तो अब याद रखिएगा, आप ऑप्शन में देख सकते हैं, तो आप याद रखें चोक कॉइल का सिर्फ और सिर्फ काम क्या होता है? चोक कॉइल का सिर्फ और सिर्फ काम होता है कि ये वोल्टेज को क्या रखे, ये आपके वोल्टेज को हमेशा हाई रखेगा, इंड्यूस्ड हाई वोल्टेज, ये वोल्टेज को हाई कर देगा। बोले सर वोल्टेज को हाई करने से क्या होगा? बेटा जी वोल्टेज को हाई करने से ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज नहीं पता है, वैद्युत विसर्जन नहीं पता है, तो आप वैद्युत विसर्जन देख सकते हैं किसमें? कोरोना इफेक्ट वाले मेरे वीडियो में, वहां आपको अच्छे से पता चल जाएगा। इसलिए यहाँ पर ट्यूबलाइट में चोक कुंडली का काम सिर्फ और सिर्फ होता है हाई वोल्टेज, क्योंकि हाई वोल्टेज पर ही इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यानी कि वैद्युत विसर्जन होता है, जिसके सिद्धांत पर ट्यूबलाइट काम करता है। चलिए, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 4th नंबर की ये हाई वोल्टेज को प्रेरित करता है। 15 नंबर क्वेश्चन देखें, चोक कुंडली के लिए क्या चीज सही है? तो बेटा जी याद रखें, चोक कुंडली में प्रेरकत्व तो यानी कि इंडक्टेंस जो होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, लेकिन अगर मैं बात करूं रेजिस्टेंस की यानी कि प्रतिरोध की, वो एकदम नाम मात्र के बराबर होता है, एकदम ना के बराबर होता है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? आप देख लीजिए, 3rd ऑप्शन आपको दिख जाएगा कि प्रेरकत्व यानी कि इंडक्टेंस बहुत ज्यादा और रेजिस्टेंस बहुत कम, एकदम ना के बराबर होता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक यूजेस कोर ऑफ, यानी कि रेडियो की फ्रीक्वेंसी में एक चोक लगाया गया, यानी चोक कुंडली का यूज किया गया। तो कह रहा है कि ये किस चीज का बना होता है? यूज कोर ऑफ। इसमें कोर जो होती है किस चीज की बनी होती है? तो याद रखिए, चोक कुंडली में 2 तरह की कोर हो सकती हैं, एक तो सॉफ्ट आयरन की यानी कि नर्म लोहे की, और दूसरी हो सकती है आपको किसमें? एयर की, ठीक है ना। जो हमें हाई फ्रीक्वेंसी वाली होती है, हाई फ्रीक्वेंसी यानी उच्च आवृत्ति की जितनी डिवाइसेस चलाने के लिए होती हैं, तो उसमें हम लोग यूज करते हैं किसका? तो उसमें हम लोग यूज करते हैं एयर का, ठीक, हवा वाले कोड का यूज करते हैं। लेकिन अगर हमने निम्न आवृत्ति वाले यानी कि लो फ्रीक्वेंसी वाले चलानी है, तो हम लोग उसमें यूज करते हैं किसका? तो हम लोग उसमें यूज करते हैं सॉफ्ट आयरन का। तो यहाँ पर जो रेडियो की फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हमें कौन सा यूज करते हैं? एयर का कोर यूज करते हैं। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? 1st ऑप्शन सही है। चलिए, इसके बाद आता है 17 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ एन LCR सर्किट विद AC सप्लाई डेसिपेट्स एनर्जी, यानी LCR परिपथ का वह घटक जिसमें की विद्युत ऊर्जा जो है वो व्यय होती है, ठीक है ना। AC स्रोत में ऊर्जा हानि होती है। तो याद रखिए कि LCR सर्किट है यानी कि प्रेरक और इसके बाद संधारित्र और प्रतिरोध तीनों चीज जुड़े हुए हैं, लेकिन ऊर्जा की जो हानि होती है यानी कि ऊर्जा को जो कंज्यूम करता है, जो यूज करता है, वो सिर्फ और सिर्फ कौन करता है? प्रतिरोध करता है, रेजिस्टेंस करता है। कभी भी तीनों आंसर मत लगाएगा, तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 3rd ऑप्शन यानी कि सिर्फ और सिर्फ प्रतिरोध। चलिए, 18 नंबर देखें, AC स्रोत से किसी परिपथ को प्रदान शक्ति अधिकतम कब होती है? तो बेटा जो शक्ति अधिकतम में आप याद रखें, अधिकतम शक्ति AC स्रोत में अधिकतम शक्ति कब होती है? तो यहाँ पर मैं कौन सा नंबर है? ये 18 नंबर क्वेश्चन है, और आप देखें कि शक्ति अधिकतम कब होती है, तो पावर मैक्सिमम कब होती है? तो पावर मैक्सिमम के लिए याद रखें कि जो LCR में क्या होना चाहिए? रेजोनेंस होना चाहिए। रेजोनेंस का मतलब क्या होना चाहिए? अनुनाद होना चाहिए। अनुनाद की स्थिति में AC सर्किट में, LCR सर्किट में क्या होगा? पावर मैक्सिमम होती है। और पावर मैक्सिमम में आपको अनुनाद की स्थिति में याद रखनी 3 चीजें होती है। एक तो V और I जो होते हैं, ये होते हैं सेम फेज में, यानी कि समान कला में होते हैं। क्या होते हैं भाई? समान कला में होते हैं। दूसरी जो बात आपके सामने है वो क्या है? अच्छा, ऑप्शन आपको दिख रहा होगा R बराबर 0, XL बराबर 0, XC बराबर 0 या फिर XL बराबर XC। तो यहाँ पर आप ऑप्शन पे अभी मत जाइए, मैं आपको बता रहा, मैं रेजोनेंस के बारे में, पावर मैक्सिमम के बारे में मैं पूरी जानकारी दे रहा। V और I सेम फेज में होने चाहिए, यानी कि इनके बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा? तो फाई बराबर होगा इनका 0। फाई बराबर कितना हो जाएगा? फाई बराबर इनका हो जाएगा 0। अच्छा, इसके बाद आइए चलते हैं किस पर कि XC बराबर होता है इसमें XL में, ठीक। बोले सर XC और XL है क्या? तो आप याद रखिए XC क्या है? ये है रिएक्टेंस, और वो भी रिएक्टेंस किसका? ये रिएक्टेंस है आपका कैपेसिटर का। कैपेसिटर यानी कि ये है आपका धारितीय प्रतिघात, इसको बोलते हैं धारितीय प्रतिघात। और ये क्या है? ये है प्रेरकीय प्रतिघात। बेटा जी इसे बोलेंगे प्रेरकीय प्रतिघात और इसे धारितीय।
ये कैपेसिटर है, ये इंडक्टर प्रतिघात, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। जब ये दोनों बराबर होंगे तो XC माइनस XL बराबर 0 होगा, यानी कि टोटल जो प्रतिघात है, टोटल जो रिएक्टेंस है वो 0 होता है। तो इससे आपका आंसर निकल जाएगा। अब ऑप्शन देख लीजिए। और एक थर्ड चीज भी मैं आपको बता दे रहा कि यहाँ पर जो P मैक्सिमम होगा वो कितना होगा, तो P मैक्सिमम हम लोग कैसे निकालेंगे, VRMS इंटू IRMS, ये फार्मूला होता है, इंटू होता है cos फाइव। यहाँ पर फाइव आपको दिख रहा होगा, फाइव होता है 0, तो cos 0, तो cos 0 की जो वैल्यू होगी यहाँ पर, अगर मैं 5 को 0 कर दूं तो cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ से P मैक्सिमम निकल के आएगा VRMS इंटू IRMS। इसके बारे में हम लोग और आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ से आपका ऑप्शन कौन सा निकल गया, XC बराबर XL, यानी कि धारिती प्रतिघात और प्रेरकी प्रतिघात दोनों बराबर होता है। या फिर बोल सकते हैं कि जो कुल प्रतिघात होता है वो 0 होता है। तो इससे आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, 4th नंबर। चलिए इसके बाद देखते हैं 19th नंबर क्वेश्चन। 19th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, 19th नंबर क्वेश्चन है प्रतिबाधा का व्युत्क्रम कहलाता है, यानी कि इम्पीडेंस का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, इम्पीडेंस। ये मैं मिटा दे रहा, अगर आपको ये नोट करना है तो आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा। 19th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा, तो 19th नंबर क्वेश्चन है प्रतिबाधा का व्युत्क्रम, ठीक है ना, प्रतिबाधा। तो आप याद रखें, जैसे कि डीसी सर्किट में, दिष्ट धारा में हम लोग जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते थे प्रतिरोध, तो प्रतिरोध के बारे में अगर बहुत ज्यादा जानना है तो आप आई बटन पर क्लिक करो, करंट इलेक्ट्रिसिटी का, वैद्युत धारा का सबसे पहला पार्ट देखें, वहां बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग ने किए हैं प्रतिरोध के, वहां से आप अच्छे से समझ पाएंगे। डीसी में आप याद रखें, दिष्ट धारा में जो प्रतिरोध होता है, जैसे कि दिष्ट धारा में जो प्रतिरोध होता है, ऐसे ही जो एसी की मैं बात करूं तो एसी में क्या होता है, एसी में प्रतिबाधा होती है। प्रतिबाधा को बोलते हैं इम्पीडेंस, इसे बोलते हैं इम्पीडेंस, और इसे बोलते हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। तो जिस तरीके से रेजिस्टेंस, जिस तरीके से डीसी में प्रतिरोध, उसी तरीके से एसी में प्रतिबाधा। इसीलिए जो प्रतिरोध का यूनिट या फिर विमा होती है, वही मात्रक या फिर विमा होती है, वही एसी का भी मात्रक और विमा होता है, यानी कि यूनिट एंड डायमेंशन। यानी इसका भी मात्रक अगर ओम है तो इसका भी मात्रक यानी कि यूनिट क्या होगा, ओम ही होगा। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं इसका रिवर्स करूं तो इसका रिवर्स करने से हमें सी मिलता है, और इसे बोलते हैं कंडक्टेंस, इसे बोलते हैं कंडक्टेंस, यानी कि चालकत्व, इसे बोलते हैं चालकत्व। इसे क्या बोलते हैं, चालकत्व बोलते हैं। और अगर मैं इसको लिखते हैं Z से, ठीक है ना, अगर इसको मैं व्युत्क्रम करूं तो यहाँ आता है Y, और इस Y को बोलते हैं एडमिटेंस, एडमिटेंस, इसे बोलते हैं हिंदी में प्रवेश्यता। तो यहां से आपको आंसर निकल जाएगा, और यहां से आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आपका 4th नंबर ऑप्शन, 3rd नंबर ऑप्शन है प्रवेश्यता, यानी कि एडमिटेंस, प्रतिबाधा का व्युत्क्रम एडमिटेंस। और एक चीज आप याद रखिए, प्रतिबाधा प्रवेश्यता का मात्रक क्या हो जाएगा, प्रवेश्यता का मात्रक होगा ओम इनवर्स, यानी कि ओम इनवर्स व्युत्क्रम, यानी कि ओम -1। या फिर बोल सकते हैं मोह, जिसको मोह भी बोलते हैं, जिसको साइमन भी बोलते हैं, तो वो प्रवेश्यता का मात्रक या फिर चालकत्व का मात्रक हो जाएगा। चलिए, तो ये आपका हो गया आपका 19th नंबर। 19th के बाद देखते हैं आपका 20 नंबर क्वेश्चन। किसी परिपथ में धारा वाटहीन कब होती है, यानी कि वॉटलेस करंट। बेटा जी बढ़िया क्वेश्चन है कि वॉटलेस करंट किसे बोलते हैं, तो वॉटलेस करंट, तो यहाँ पर मैं लिखता हूं वॉटलेस करंट। वॉटलेस करंट का मतलब क्या है, यहाँ पर है वाटहीन धारा। तो वाटहीन धारा की अगर मैं बात करूं तो वॉट आपको दिख रहा होगा, वॉटलेस, यानी कि वॉट नहीं है, यानी कि P की जो वैल्यू है, जो शक्ति का मान है वो क्या है, 0। और शक्ति का मान 0 कब होता है, शक्ति का मान 0 तब होता है जब V और I के बीच में, जब V और I के बीच में कितना 5 हो, ये हो 90। अगर ये 90 होगा तो यहाँ पर P बराबर, अभी हम लोग पढ़ के आए, VRMS इंटू IRMS इज इक्वल इंटू cos 90 हो जाएगा। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, इसलिए P का मान कितना हो जाएगा, 0। ठीक, तो यहाँ पर वॉटलेस करंट में आप देख रहे होंगे कि V और I के बीच में 5 बराबर कितना होता है, 90, यानी इन दोनों के बीच में कला कितनी होती है, 90 की होती है। और वॉटलेस करंट में आपको याद रखना है, इस समय प्रतिरोध का मान 0 होता है। किसका मान, प्रतिरोध का मान 0 होता है। तो यहां से आपको ऑप्शन सही निकल जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा सही है कि किसी परिपथ में अगर धारा वाटहीन है तो परिपथ में प्रतिरोध शून्य होता है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। और इसका आप एप्लीकेशन याद रखें, इसका प्रयोग क्या है, जो हमने चौक कुंडली यानी कि जो हमने चौक कॉइल पढ़ा है, वो चौक कॉइल किस पर डिपेंड करती है, वो वाटलेस करंट पर ही आधारित है, क्योंकि वाटहीन धारा में
आपको चौक कुंडली में भी जो प्रतिरोध होता था वो ना के बराबर है, यहाँ पे प्रतिरोध कितना है 0। चलिए इसके बाद आपका आएगा 21 नंबर क्वेश्चन, दोलन करने वाले एलसीआर परिपथ की आवृत्ति। दोलन का मतलब क्या है, रेजोनेंस हो रहा है। ऑसिलेशन का मतलब रेजोनेंस यानी कि अनुनाद। और अभी अभी हम लोग पढ़ के आए हैं अनुनाद के बारे में, यानी कि अनुनाद में क्या होता है, रेजोनेंस में क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ रेजोनेंस। और जब भी रेजोनेंस होगा वहां पर हम लोग पढ़ के आएंगे एक्सएल बराबर एक्ससी। आप याद रखें ये प्रतिबाधा है प्रेरकी व प्रेरक की, और ये प्रतिबाधा है किसकी, संधारित्र की। यहाँ पर एक्सएल अगर निकालना चाहें तो ये होता है ओमेगा इंटू एल। एक्सएल बराबर क्या होगा, तो एक्सएल बराबर होगा ओमेगा इंटू एल, और यहाँ पर एक्ससी बराबर क्या होगा, ओमेगा इंटू सी। ठीक, यहां से हमें आवृत्ति निकालनी है यानी कि फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी कोणीय आवृत्ति आपको दिख रही होगी ओमेगा स्क्वायर, ये इधर ले गए, एल को नीचे ले गए 1/LC। अगर इसको मैं और अच्छे से करूं तो ओमेगा बराबर 1/√LC स्क्वायर हटा दिया, ठीक है ना, √LC आ जाएगा। तो अच्छा, अब इसको हम लोग बदल सकते हैं, ओमेगा बराबर होता है 2πn, ये कोणीय आवृत्ति एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसे हम लिख लेते हैं 2πn। यहाँ पर जो ये आप n देख रहे हैं यही आवृत्ति की वो बात कर रहा है, यही आवृत्ति हमें चाहिए, इज इक्वल टू 1/√LC। यहाँ से हमारा n निकल सकता है कितना, 1/2π√LC। तो आपको निकालने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट याद रखें कि जो दोलन करने वाले एलसीआर परिपथ होता है उसकी आवृत्ति कितनी होती है, 1/2π√LC। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, डायमेंशन ऑफ √LC कितना है, कि यानी कि विमा पूछ रहा है √LC की विमा। तो एक तो बात आपको पता होगी कि जो भी लेफ्ट साइड की जो विमा होती है वही राइट साइड की विमा के बराबर होती है, राइट साइड की विमा के डायमेंशन के बराबर होती है। मात्रक और विमा मैं दोनों की बात कर रहा, मात्रक भी और विमा में दोनों ही चीज बराबर होती है। किसके लिए, ये है 21 नहीं 22 नंबर क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखिए, लेफ्ट साइड की विमा बराबर राइट साइड की विमा, और यहाँ पर वो किसे, √LC। तो अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कि जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति बराबर होता है 1/2π√LC, ठीक है ना, यानी कि इसकी विमा बराबर इस पूरे की विमा। ठीक, अच्छा, आवृत्ति बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/T, और 1/T क्या होता है, टी क्या है यहाँ पर, ये आवृत्ति, ये क्या है, दोलन काल है, यानी कि टाइम पीरियड आवर्त काल है। तो यहाँ पर इसकी विमा बराबर 1/2π√LC की विमा। यहाँ से आप टी और इसको आप देख सकते हो, तो जो टी की विमा होगी वही किसकी विमा होगी, 2π√LC की विमा होगी, ठीक है ना। टी क्या है, आवर्त काल यानी कि समय है, और इसकी विमा क्या होगी, सेकेंड। इसकी विमा, इसका मात्रक सेकेंड होगा, और जो विमा होगी वो क्या होगी, टाइम, यानी कि टी। यहाँ पर 2π क्या है, 2π आपका कांस्टेंट है, इसकी कोई विमा नहीं होगी। तो √LC की विमा आपको दिख रही होगी, √LC की विमा क्या होती है, वही जो समय का होता है, ठीक है ना। तो √LC का विमा क्या होता है, समय का होता है। आपको ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड देखें, m0 है, L0 है, लेकिन t की पावर 1 है, इसलिए ये चीज सही हो जाएगी। चलिए 23rd नंबर क्वेश्चन, प्रेरक एक अवरोधक होता है, प्रेरक एक अवरोधक होता है, याद रखिएगा, प्रेरक जो अवरोधक होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेरक अवरोधक किसका होगा, तो प्रेरक अवरोधक हमेशा किसका होगा, तो प्रेरक अलाउ करता है डीसी को, डीसी को तो अलाउ करेगा, लेकिन रजिस्ट कर देगा किसको, एसी को रजिस्ट कर देगा, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा को प्रत्यावर्ती धारा को रोकता है और डीसी को जाने देता है। कौन सा, आपको प्रेरक। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, प्रेरक एक अवरोधक, क्योंकि इसमें ऑप्शन थोड़ा सा मिसमैच ऊपर नीचे, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही। प्रेरक एक अवरोधक है, यानी कि इंडक्टर जो होता है ये किसको रजिस्ट करता है, तो ये सिर्फ एसी को रजिस्ट करेगा, प्रत्यावर्ती धारा को रजिस्ट करेगा, लेकिन डीसी को जाने देगा, धारा को जाने देगा। तो आपको ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट नंबर, प्रत्यावर्ती धारा के लिए प्रेरक एक अवरोधक का काम करता है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखें, संधारित्र एक आदर्श अवरोधक होता है, यानी कि आप कैपेसिटर की बात कर रहा, तो कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक कर देता है, याद रखिएगा, कैपेसिटर है संधारित्र डीसी को, दिष्ट धारा को ब्लॉक कर देता है, इसलिए किसका अवरोधक है, दिष्ट धारा के लिए अवरोधक है। तो ये आपको ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सेकेंड नंबर, ये आप याद रखिए। इसके बाद है 25 नंबर, शुद्ध प्रेरकत्व में औसत शक्ति 6। तो शुद्ध प्रेरकत्व तो आप बोले, प्योर इंडक्टेंस बोले, या फिर प्योर आप बोले कैपेसिटेंस, यानी कि प्योर इंडक्टेंस बोले या फिर प्योर कैपेसिटेंस बोले, आप चाहे शुद्ध प्रेरकत्व लें या फिर शुद्ध आप संधारित्र लें, शुद्ध धारिता लें, दोनों ही केस में
दोनों ही केस में जो औसत शक्ति क्षय होगी वो उसका मान कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा। लेकिन अगर आप शुद्ध प्रतिरोध ले रहे हैं तो वहां पर 0 नहीं होगा। याद रखिए 3 ही चीज होती है, तो है L और इसके बाद C, इसके बाद R। L क्या है, प्रेरकत्व है, C क्या है, धारिता है, और R क्या, प्रतिरोध है। अगर इन दोनों को आपने शुद्ध लिया है, प्योर लिया है, तो हमेशा जो P की वैल्यू होगी, P एवरेज, वो 0 होगा। लेकिन इसको अगर आपने लिया है तो इसमें P का मान 0 नहीं होगा, ये आप याद रखिएगा। तो ये हो गए कितने क्वेश्चन, 25 नंबर 25 क्वेश्चन होगा थ्योरेटिकल। अब हम लोग करेंगे कौन सा क्वेश्चन, अब हम लोग करेंगे इसके कौन से न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। चलिए बेटा जी, अब हम लोग अंकित प्रश्न कर लेते हैं इस चैप्टर के। तो पहला अपने स्क्रीन पर देखिए अंकित प्रश्न अपने बोर्ड पर। एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण दिया है, एक एसी करंट का इक्वेशन दिया हुआ है। I इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूं, I इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन है, पहला क्वेश्चन है, I इज इक्वल टू 20 साइन, और इसके बाद दिया है 200 पाई टी। अच्छा, इसके बाद क्या पूछ रहा, कह रहा है कि धारा का शिखर मान आपको बताना है, शिखर मान। तो शिखर मान आपको बताना है, इसके बाद बताना है वर्ग माध्य, मूल मान व फिर आवृत्ति। तो देखिए इस तरीके से, तो अगर आपको शिखर मान पता करना है तो I इज इक्वल टू होता है, जनरल इक्वेशन क्या होती है, I0 साइन ओमेगा टी। ये जनरल इक्वेशन से आपको क्या करना है, ये का जनरल यानी कि साधारण समीकरण है किसका, धारा का। और यहाँ पर जो I दिख रहा है ये करंट तो है, यही मेन करंट है। I0 का मतलब क्या है, यही शिखर मान होता है, इसे ही बोलते हैं शिखर मान, यानी कि पीक वैल्यू। यही पीक वैल्यू है करंट की। करंट का जो शिखर मान होता है वो ये है। इसके बाद ये जो ओमेगा आप देख रहे हैं ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये क्या है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसे हम बोलते हैं कोणीय आवृत्ति। और एक चीज याद रखिएगा, कोणीय आवृत्ति आपसे नहीं पूछ रहा, आपसे सिर्फ आवृत्ति पूछ रहा है। तो ओमेगा बराबर हम लोग लगा सकते हैं 2 पाई n। यहाँ पर n क्या बताएगा, आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी बताएगा। तो यहाँ से आपको शिखर मान मिल जाएगा। तो शिखर मान आपको मिल गया I0 बराबर कितना, 20, और चूंकि करंट है इसलिए 20 एम्पियर। चलिए ऑप्शन में कोई दिक्कत नहीं, 20 एम्पियर आप देख के लगा सकते हैं। दूसरा आंसर क्या है, वर्ग माध्य मूल मान, यानी कि IRMS पूछ रहा। तो बेटा जी याद रखिएगा IRMS तब ही आप बता सकते हैं जब आपको उसका शिखर मान बताओ। तो IRMS बराबर क्या होता है, I0 अपॉन √2। यहां से आप निकाल सकते हैं I0 कितना है, ये है 20 एम्पियर अपॉन में √2। ऑप्शन में ये नहीं दिया हुआ है, इसको और सॉल्व करेंगे, ऊपर नीचे अंडर √2 का हम लोग कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 20 √2 अपॉन में 2, ये हो जाएगा 2। तो इसको हम जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 √2 एम्पियर। और ये भी क्या है, ये भी आपका धारा है। तो यहाँ पर शिखर मान ये हो गया, वर्ग माध्य मूल मान ये होगा। वर्ग माध्य मूल हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे ही निकाल सकते हैं जब तक कि हम लोग को I0 न पता हो। तीसरा ऑप्शन देखें, तीसरा ऑप्शन में फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, W बराबर 2 पाई n होता है। तो W यहाँ से आप कंपैरिजन करें, W कितना है, साइन और टी के बीच में, साइन और टी के बीच में जो भी लिखा है W है, तो ये आपको दिख रहा होगा W। तो यहाँ पर हो जाएगा W इज इक्वल टू 2 पाई n इज इक्वल टू कितना, 200 पाई। कितना हो गया भाई, 200 पाई। n आपको चाहिए, इस 2 पाई को नीचे ले जाए तो यह आ जाएगा n इज इक्वल टू 200 पाई अपॉन 2 पाई। आप इसे काट दें, कितने से कट जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 100। कितना आंसर आएगा, 100। तो ये फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति कितनी हो गई, आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज, इसलिए आंसर कितना, 100 हर्ट्ज। तो आपको तीनों आंसर मिल चुके हैं, 20 एम्पियर, 10 √2 एम्पियर और 100 हर्ट्ज। इसके बाद आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में। सेकंड नंबर क्वेश्चन, द पीक वैल्यू ऑफ NaC। अगर आपको ये नोट करना हो तो आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा। सेकंड है द पीक वैल्यू ऑफ NaC इज, यानी कि शिखर मान दिया हुआ है और वो पूछ रहा IRMS। शिखर मान दिया है और वर्ग माध्य मूल पूछ रहा है। तो हमें पता है कैसे, अभी इसी नंबर से हम लोग निकाल लेंगे। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है और यहाँ पर पीक वैल्यू यानी कि शिखर मान I0 दिया है। I0 कितना है भाई, 5 √2 एम्पियर। और ये कह रहा कि IRMS बताओ, IRMS बताओ, यानी कि ये रूट मीन स्क्वायर यानी कि वर्ग माध्य मूल मान। और ये हो जाएगा I0 अपॉन √2। I0 कितना दिया है, 5 √2 अपॉन में कितना, √2। आंसर कितना भाई, 5 एम्पियर। कितना आंसर है, 5 एम्पियर। तो ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद थर्ड ऑप्शन, पीक वैल्यू ऑफ 220 वोल्ट ऑफ AC मेंस। अच्छा, जिस तरीके से हम लोग ये लगाते हैं करंट में, इसी तरीके से हम लोग वोल्टेज में भी लगा सकते हैं। लेकिन इसमें तीसरे नंबर में आपको पीक वैल्यू दी है। और पीक वैल्यू का मतलब क्या होता है, सॉरी पीक वैल्यू पूछ रहा है।
पीक वैल्यू ऑफ 220 वोल्ट ऑफ एसी मैन, यानी कि यहाँ पर 200 पीक वैल्यू पूछ रहा है, शिखर मान पूछ रहा है वोल्टेज का, लेकिन जो दिया हुआ है वो VRMS यानी वर्ग माध्य मूल मान दिया है। तो यहाँ पर VRMS दिया हुआ है और ये कितना है 220 वोल्ट। अच्छा क्या पूछ रहा है, V नॉट आपसे पूछा जा रहा है, शिखर वोल्टेज पूछा जा रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पर हमें पता है VRMS इज इक्वल टू होता है V नॉट अपॉन √2, हमें ये चाहिए तो V नॉट बराबर हो जाएगा VRMS इंटू √2। VRMS दिया हुआ है कितना 220 इंटू में √2, तो आंसर कितना हो जाएगा 220 √2। ऑप्शन में 220 √2 नहीं दिया है, ऑप्शन में इसका √2 का मल्टीप्लाई किया, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कुछ आएगा 311 वोल्ट। तो आंसर कितना हो जाएगा 311 वोल्ट। तो जो हमारे घरों में जो वोल्टेज सप्लाई होती है उसका शिखर मान कितना होता है 311 वोल्ट। चलिए इसके बाद आपका आ जाएगा फोर्थ नंबर क्वेश्चन। इन एन एसी सर्किट, एक एसी परिपथ में वोल्टेज और करंट का इक्वेशन दिया हुआ है। कह रहा है कि पावर डिसिपेटेड इन सर्किट, यानी कि परिपथ में कितनी पावर यानी कि कितना शक्ति क्षय होगी। मैं ऑप्शन बोल देता हूँ 0 वॉट, 2500 वॉट, 5000 वॉट या फिर 10,000 वॉट। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। वैसे तो सारे क्वेश्चन आ सकते हैं जैसे मैं आपको करा रहा हूं। तो यहाँ पर आपका V दिया हुआ है, V बराबर कितना है, V बराबर है 100 साइन और इसके बाद है 100t, 100 साइन 100t, और I बराबर क्या दे रखा है, I बराबर दे रखा है 100 साइन और इसके बाद 100t प्लस का π/3। तो बेटा जी अभी हम लोग क्वेश्चन करके आए, क्वेश्चन कौन सा किया है, तो क्वेश्चन किया हम लोगों ने P, और P एवरेज यानी औसत अगर आपको पता करना है तो यहाँ पर होता है VRMS, इंटू में कितना होता है IRMS, और इंटू में कितना होता है cos फाई क्या है, cos फाई है V और I के बीच का एंगल, यानी कि उसमें कितना कलांतर है, कितना फेज डिफरेंस है। तो आपको दिख रहा होगा पूरा इक्वेशन दोनों में सेम है, सिर्फ कितने का अंतर है π/3 का। तो यहां से ये जो दिया है क्या दिया है, फाई दिया है, तो π/3 का मतलब क्या हो जाएगा, तो फाई इज इक्वल टू कितना है, तो फाई इज इक्वल टू π/3, और π/3 का मतलब है 180/3, कितना हो गया 60, कितना हो गया 60। तो यहाँ पर फाई की वैल्यू 60 है। अच्छा बोले सर VRMS IRMS क्या हम इससे देख के पता लगा सकते हैं, तो हम ऐसे देख के नहीं, VRMS के लिए हमें चाहिए V नॉट बाई √2, अच्छा IRMS के लिए हमें चाहिए I नॉट अपॉन √2, इनटू में कितना हो जाएगा cos 60 जो कि यहाँ पर दिया है। चलिए इसके बाद ये V नॉट कैसे पता करेंगे, जो ये लिखा होता है यही V नॉट होता है, तो ये हो गया 100 अपॉन √2, इनटू में I नॉट कैसे ये जो लिखा होता है यही होता है I नॉट, तो ये आपका हो गया 100 अपॉन में √2 इंटू cos 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई 1/2। चलिए इसे सॉल्व करें तो आ गया 10,000 अपॉन में इसका मल्टीप्लाई 2 और 2 दूना 4, तो यहाँ पर कितना आ गया 2500 वॉट। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, 2500 वॉट आंसर आएगा। कैसे आंसर आएगा, आपको सिर्फ कंपैरिजन करना था, आपको ये वाला इक्वेशन लगाना था और इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, तो नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। फिफ्थ है द वोल्टेज एंड करंट ऑफ एन एसी सर्किट, यानी कि सेम यही क्वेश्चन दिया है, सिर्फ इक्वेशन चेंज कर दिए हैं। तो देखते हैं क्या होगा, पावर कंज्यूम, लेकिन थोड़ा सा अंतर हो रहा है, इसे अगर आपको नोट करना हो तो पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद आएगा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, यही इसी तरह क्वेश्चन है लेकिन इक्वेशन चेंज है। यहाँ पर V दे रखा है कितना, तो यहाँ पर V दे रखा है 5 cos ω t, और I बराबर कितना दे रखा है, I बराबर दे रखा है 2 sin ω t। मैं आपको ऑप्शन बता दे रहा हूँ, ये वोल्ट में और ये एम्पियर में। ऑप्शन में बता दे रहा 10 वॉट, 5 वॉट, 2.5 यानी कि 2.5 वॉट या फिर 0 वॉट। तो बेटा जी एक चीज आप सॉल्व तो कर रहे हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर देखने पर ही आपको चीज पता लग रही होगी कि यहाँ पर ये कॉस में दिया है, यहाँ पर साइन में दिया है। आप याद रखें जब भी साइन और कॉस में तो कंपैरिजन इसके बीच में जो फाई है, जो कलांतर है वो कितने का है, तो कलांतर है 90 का, यानी कि π/2 का, कलांतर π/2 का। जब भी एक इक्वेशन साइन में और दूसरी इक्वेशन है वो किसमें दिया है, वो दूसरा समीकरण जो है वो आपका कॉस में, तो इनके बीच में कलांतर यानी कि फेज का डिफरेंस कितना होगा, फेज का डिफरेंस 90 होगा। तो आपको पता है cos P इज इक्वल टू होता है VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई, और cos फाई की वैल्यू यहाँ पर दिया है cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। अगर 0 का मल्टीप्लाई में कुछ भी हो, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो आपका आंसर कौन सा आएगा 0। इसलिए आप बिना सॉल्व किए भी यहाँ से आप देख सकते थे, अगर दोनों के बीच में फेज डिफरेंस यानी कलांतर 90 आया तो यहाँ पर आपका cos 90 बराबर 0 हो जाएगा, और यहाँ पर शक्ति कितनी 0।
चलिए इसके बाद 6th नंबर क्वेश्चन है, द रेट ऑफ रोटेशन ऑफ आर्मेचर ऑफ एन एसी जनरेटर इज डबल्ड, यानी कि एक एसी का जनित्र है, एसी जनरेटर है, हम उसकी एक आर्मेचर, जो एक आर्मेचर होता है किसके, चौकोर वर्गाकार आर्मेचर होता है, उसके रोटेशन, उसको घुमाने का हमने क्या कर दिया, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, घुमाने का रेट बढ़ा दिया। तो अगर हम उसके घुमाने का रेट बढ़ाएंगे तो आप याद रखिएगा ईएमएफ क्या होगा। वैसे ईएमएफ होता क्या है जनरेटर का, ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ईएमएफ यानी कि विद्युत वाहक बल जो होता है E इक्वल टू होता है NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। यहाँ जो N है ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न है, नंबर ऑफ फेरे, फेरों की संख्या, B है चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड, A है एरिया, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी। जब भी आप रोटेशन का डबल कर देंगे, जब भी आप घुमाने का दर बढ़ा देंगे तो इसका मतलब डबल कर देंगे, तो वो किस पर डिपेंड करेगा, कोणीय आवृत्ति पर। आपने कोणीय आवृत्ति को, यानी कि अगर आप रोटेशन की दर को बढ़ाएंगे, घुमाने की दर को बढ़ाएंगे, रेट को बढ़ाएंगे, तो इसका मतलब आप कहना चाहते हैं कि आपने आवृत्ति को दुगुना कर दिया है। अगर आप इसको दोगुना कर देंगे, इसको दोगुना कर देंगे, क्योंकि ये समानुपाती है इसलिए ये भी कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। आपका आंसर कौन सा, फर्स्ट नंबर है कि वैसे तो ऑप्शन 2 गुना, 4 गुना, आधा या फिर नो चेंज था। तो अगर आप रोटेशन घुमाने की जो दर है आप उसको 2 गुना कर देंगे तो यहाँ पर जो विद्युत वाहक बल है वो भी 2 गुना हो जाएगा। तो इस तरीके से 6th नंबर हो गया। 7वें नंबर पे, व्हेन 100 वोल्ट AC at 50 हर्ट्ज इज अप्लाइड टू अ कॉइल 0.5 एम्पियर। अच्छा जल्दी से आप ये नोट करें। हाँ 7th नंबर, व्हेन 100 वोल्ट AC at 50 हर्ट्ज इज अप्लाइड टू अ कॉइल 0.5 एम्पियर करंट फ्लोज, द इम्पीडेंस ऑफ कॉइल इज। इम्पीडेंस का मतलब प्रतिबाधा पूछ रहा है। चलिए प्रतिबाधा, तो आप ऑप्शन आपके कौन सा, 100 ओम, 200 ओम, 300 ओम या फिर 400 ओम। तो याद रखिएगा जिस तरीके से, जिस तरह हम लोग डीसी में V अपॉन आई करते हैं, हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर अपॉन धारा करते हैं तो हमें मिलता है रेजिस्टेंस। उसी तरीके से अगर हम लोग एसी में देखें तो यहाँ पर V बाई आई करने से हमें क्या मिलता है, यहाँ पर मिलता है एम्पीडेंस, यानी कि प्रतिबाधा मिलती है। हमें प्रतिबाधा ही चाहिए थी। यहाँ पर V वोल्टेज है, वोल्टेज आपको दिया हुआ है कितना, तो वोल्टेज दिया है 100 अपॉन में आई कितना है, आई दिया 0.5 एम्पियर। इसे आप सॉल्व करें और आंसर कितना आ जाएगा, 200, और प्रतिबाधा का मात्रक जो प्रतिरोध का मात्रक होगा 200 ओम। तो ये आपका आंसर सही चला जाएगा 200 ओम। जल्दी से आप इसे नोट करें। तो हो गया बेटा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन। और 8th नंबर क्वेश्चन में क्या बोला कि प्रतिरोध दिया है, प्रेरण प्रतिघात दिया है, वो धारतीय प्रतिघात, एक प्रत्यावर्ती एशिया श्रेणी परिपथ में क्रमशः जुड़े हुए हैं। तो कह रहा कुल प्रतिरोध, तो क्या क्या चीज दिया हुआ है आप देख लें इस बार। R इज इक्वल टू दिया है कितना, ये दिया है 3 ओम। इसके बाद प्रेरण प्रतिघात यानी एक्सेल आपको दिया कितना, 10 ओम। इसके बाद एक्स इज इक्वल टू कितना दिया, 6 ओम, ठीक है ना। तो टोटल जो प्रतिघात होता है, सॉरी प्रतिबाधा जो होती है, इम्पीडेंस जो होता है, उसे हम Z से लिखते हैं। Z इज इक्वल टू होता है R स्क्वायर और इधर प्लस हो जाएगा एक्सएल स्क्वायर, सॉरी एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरीके से आप इक्वेशन को याद कर लीजिएगा। इससे हम लोगों ने, ये आप याद करिए, तो इससे हम लोग कर सकते हैं R कितना है, 3 का स्क्वायर, प्लस में एक्सएल कितना दिया है 10, माइनस का कितना 6 का स्क्वायर। चलिए और सॉल्व करते हैं। 9 प्लस इसके अंदर 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना 16, और ये आ जाएगा अंडर रूट 25 यानी कि 5। और Z है प्रतिबाधा, प्रतिबाधा का आपको मात्रक पता है ओम होता है, तो आंसर कितना हो जाएगा 5 ओम। तो आपका ऑप्शन हो गया 5 ओम, थर्ड ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। 8th नंबर के बाद आएगा 9th नंबर क्वेश्चन। यदि एक आदर्श ट्रांसफार्मर की इनपुट का मतलब होता है आपकी इनपुट व आउटपुट दी हुई है, शक्ति क्रमशः 42,000 वॉट और 40,000 वॉट है, यानी कि निवेशी दिया है और आपका निर्गत दिया है। तो निवेशी है 42,000 और निर्गत है 40,000 वॉट। तो इसकी क्षमता कह रहा है, क्षमता का मतलब है इफिशियंसी। ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी पूछ रहा है, इफिशियंसी पूछ रहा है ट्रांसफार्मर की। तो इफिशियंसी बराबर होता है आउटपुट, आउटपुट का मतलब निर्गत अपॉन में इनपुट, इनपुट का मतलब निवेशी, इनटू में 100। अगर आपको ये किसमें चाहिए, परसेंटेज में ऑप्शन दिया हुआ है 90%, 95%, 98%, 99%। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर है 40,000 वॉट, अपॉन में कितना दिया है 42,000 वॉट इनपुट है, यही है ना भाई।
हाँ, इनपुट 42,000 है और आउटपुट कितना है 40,000, इनटू में 100। आप इसे सॉल्व करें कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 अपॉन कितना 21 इनटू में कितना 100। इसे आप सॉल्व करिएगा अच्छे से, ये आपका आएगा कितना, ये 9 बार में जाएगा 90 और फिर 1 हो जाएगा तो लगभग 95%। कितना आएगा 95% के बराबर आएगा। आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, 95% आंसर 9 नंबर का। अच्छा, इसके बाद 10th नंबर क्वेश्चन है। तो आज हम लोग वैसे तो करते हैं 15 क्वेश्चन न्यूमेरिकल मैंने आपसे कहे थे, लेकिन एसी के प्रत्यावर्ती धारा इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, आंकिक पोर्शन है, वो थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इससे 15 की जगह सिर्फ हम लोग 10 करेंगे। 9 मैं आपके सामने कर चुका हूं और 10वां क्वेश्चन आपके लिए है। 10वां क्वेश्चन है आपके लिए, ये है 10 नंबर आपके लिए बेटा जी, अच्छे से कीजिएगा। इसमें क्या लिखा है कि एसी करंट को हम लोग किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर आपका कुछ इस तरीके से पहला आपको दिख रहा होगा, दूसरा और ये तीसरा और चौथा ऑप्शन, 4 ऑप्शन है कि हम लोग एसी करंट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले मैंने बनाया ये, आपके पास पहला ये है, दूसरा ये करंट है भाई एसी करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा, दूसरा है कुछ इस तरीके से, दूसरा इस तरीके से। अच्छा, तीसरा ये भी करंट है और तीसरा आप देख लीजिए, तीसरा है ये, तो तीसरा ये हो गया, ये भी करंट है। और चौथा है ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव यानी कि ये सारे। तो हम लोग एसी करंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा को कैसे प्रदर्शित करते हैं, कि हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, इससे या चौथे से। आप कमेंट पर आंसर जरूर बताइएगा कि हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं एसी करंट को, ठीक है ना। अच्छा, हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूं। तो ये आपका आज का क्वेश्चन है पिछले मैग्नेटिज्म का मैं बता देता हूं, चुंबकत्व का आप लोगों ने आंसर बताया ग्रुप में। तो यहाँ पर चुंबकत्व का जो 25 नंबर क्वेश्चन था, वहां मैंने क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था मैंने कि इस तरीके से एक कंडक्टिंग वायर है और यहाँ पर इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है, तो इसमें करंट कैसे फ्लो करेगी, वामावर्त दक्षिणावर्त यानी धारा कैसे, वामावर्त दक्षिणावर्त या फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, या फिर इसमें धारा प्रेरित होगी नहीं, इंड्यूस नहीं होगी, करंट इंड्यूस नहीं होगा, या फिर कि जैसे जैसे ये यहाँ से यहाँ जाएगा वैसे वैसे इसमें करंट क्या होती जाएगी, करंट का डायरेक्शन जो है वो चेंज होता जाएगा। तो याद रखिए, जब भी इलेक्ट्रॉन पास हो जाएगा, जब भी इलेक्ट्रॉन इसके पास में जाएगा, तो आप याद रखिएगा जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स बढ़ेगा। और फ्लक्स बढ़ने का मतलब क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज, इसमें जो धारा होगी वो एंटी क्लॉकवाइज जाएगी। इसमें धारा जो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब वामावर्त यानी कि घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में। लेकिन जब ये इसके पास जा रही है, जब इलेक्ट्रॉन यहां से गुजर के इससे दूर जाने लगेगा, तो दूर जाने का मतलब क्या है, दूर जाने का मतलब है फ्लक्स की वैल्यू कम होगी। और जैसे ही फ्लक्स की वैल्यू कम होगी, ये कैसे रोटेट करे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी, यानी कि हो जाएगा वाम। शायद वहां पर आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं हाँ, आप याद रखिए, जब इलेक्ट्रॉन उस कंडक्टिंग वायर के पास में जाएगा तो फ्लक्स बढ़ जाएगा, जिससे कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, वामावर्त। लेकिन जब वो दूर जाने लगेगा उससे, तो फ्लक्स घटने लगेगा, जिससे कि डायरेक्शन जो होगी वो क्लॉकवाइज हो जाएगी। इसलिए 4th ऑप्शन उसका सही होगा कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन वहां से पास होगा वैसे वैसे उसमें करंट की जो डायरेक्शन है वो चेंज होती जाएगी। इसके बाद एक क्वेश्चन मैंने इलेक्ट्रिक करंट में आपसे पूछा था। इलेक्ट्रिक करंट में मैंने आपको एक डायग्राम दिया था, एक प्रतिरोध का संयोजन दिया था और आपसे पूछा था, वो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आपको करना है। चलिए, ये मैं मिटा दे रहा, ये आज का क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर बताना है। एक मैंने इलेक्ट्रिसिटी में पूछा था आपसे, इलेक्ट्रिसिटी में आपसे इस तरीके का, और वहां पर मैंने कुल प्रतिरोध पूछा था। एक तो ये, कुछ लोगों ने इसका आंसर सही भी बताया है। इस तरीके से प्रतिरोध लगे हुए हैं इसमें, और यहां पर भी एक प्रतिरोध लगा है, यहां पर भी एक प्रतिरोध लगा है, यहां पर भी एक प्रतिरोध लगा है। इस तरीके से ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, यहां पर आर का और आर का प्रतिरोध है, यहां पर भी आर का प्रतिरोध है, यहां पर 4R का था, यहां पर भी 4R का था, लेकिन ये कितने का था, ये 2R का था। एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि क्वेश्चन यही था कि और कोई था। एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि क्वेश्चन क्या यही था।
तो हाँ, कुछ चीज मुझे भी लग रहा था कि कुछ चीज यहाँ पर मिसिंग है, और वो ये था कि 4R ये भी कितने का 4R का है, लेकिन ये 2R का। हाँ, तो ये हम लोगों ने, तो इसमें क्या करना है, इसमें मैंने आपसे कुल तुल्य प्रतिरोध पूछा था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा था। तो देखिए अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम, कुछ इससे पहले आप इसको देखिए, इसको क्या ये तीनों सीरीज में नहीं है, क्या ये तीनों श्रेणी क्रम में नहीं है, श्रेणी क्रम में है, तो आप इसे सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए राइट से। जब सॉल्व करेंगे तो ये श्रेणी क्रम में है, तो इसका तुल्य हो जाएगा R प्लस 2R प्लस R, तो ये होगा 4R। तो हम इसे मिटा के यहाँ पर एक 4R का जोड़ सकते हैं, कितने का भाई, 4R का। तो यहाँ पर एक जुड़ गया, कितने का, 4R का जुड़ गया, ठीक है ना। अब देखो ये आप एक ये देख रहे होंगे कि ये दोनों के दो हाथ कैसे हैं, दो कॉमन पॉइंट से जुड़े हैं, इसलिए ये दोनों कैसे समांतर में। तो अब आप इन दोनों को सॉल्व कीजिए समांतर में। तो समांतर में हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, यानी कि 4 इंटू 4 अपॉन 4 प्लस 4, यानी कि इतना 16 अपॉन 8, तो ये हो जाएगा आपका 2। तो इसकी जगह पर अब हम लोग ये दोनों सॉल्व कर लिया आप लोगों ने, तो इसका कितना आया है, 2R आया है, ये आया आपका 2R। तो यहां से ये बदल जाएगा और यहाँ पर हम एक लगा सकते हैं, कितने का, 2R का। तो यहां से हम लोग लगा सकते हैं 2R का। चलिए, फिर इसके बाद आपको फिर से दिख रहा होगा कि ये तीनों कैसे हैं, ये तीनों कैसे हैं भाई, ये तीनों हैं श्रेणी क्रम में, यानी कि सीरीज में। तो फिर से आप जुड़े R प्लस 2R प्लस R, कितना हो गया भाई, 4R। तो फिर से हम इसकी जगह पर क्या लगा सकते हैं, 4R का लगा सकते हैं। तो ये इस तरीके से हो गया, कितने का भाई, 4R का। अब फिर से 4R और 4R है, फिर से भाई करेंगे 4 इंटू 4 अपॉन 4 प्लस 4 बराबर कितना, 16 अपॉन 8 इज इक्वल टू 2R, कितना, 2R हो गया। तो यहाँ पर फिर से इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें, पैरेलल में है, समांतर क्रम में, तो इसकी जगह पर हम लोग लगा सकते हैं, कितने का भाई, यहाँ पर ये लग जाएगा फिर से 2R का। अच्छा, इसके बाद फिर से आपको दिख रहा होगा सेम उसी तरीके का संयोजन, तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे, तो फिर से R 2R प्लस R, कितना हो गया, 4R। तो इसको हम बदल के यहाँ पर फिर से एक लगा सकते हैं, कितने का, 4R का। तो यहाँ पर फिर से लग गया 4R। अच्छा, अब ये फिर से 4R और 4R पैरेलल में, यानी कि समांतर में है, तो इसे अब सॉल्व करेंगे दोनों को। तो हम लोग अभी सब सॉल्व करते हुए आए, तो यहाँ पर कितना आता था, यहाँ पर आता था 2R, और लास्ट में ये आपके सामने बचा है, तो ये बहुत ही जनरल है, R प्लस 2R प्लस R कितना हो जाएगा, तो R जो इक्विवेलेंट आएगा, R तुल्य जो प्रतिरोध आएगा वो कितना आएगा भाई, वो आएगा 4R। तो ये हो गए सारे क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन जो मैंने आपको लास्ट वाला दिया वो जरूर कीजिएगा। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी, बाकी हम लोग नेक्स्ट जो इसकी वीडियो आएगी हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि वैद्युत चुंबकीय जो तरंग होती हैं, वैद्युत चुंबकीय जो तरंगे होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसके क्वेश्चन करेंगे, 40 क्वेश्चन उसके रहेंगे। आज हम लोगों ने, आज का यहीं तक रहेगा, बाकी हम लोग नेक्स्ट टाइम पे पढ़ेंगे। तो ठीक है, जय हिंद।